हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये सेक्शन 124 से 147 में इसके प्रोविजंस बताए गए हैं। तो आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। और ये जो भी क्लास आपकी चल रही है, सबने आज के आज में ही इसको पढ़ना है और अपना बताना है फीडबैक, और सबने अपना कमेंट डालना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? यानी कि हानि रक्षा के अनुबंध। ऐसे अनुबंध, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी कारण से होने वाली अगर कोई हानि होती है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को उस हानि से बचाने का प्रॉमिस करती है। ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में क्या कहा गया है? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कि एक ऐसा अनुबंध जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसी हानि से बचाने का वचन देती है जो उसको स्वयं, वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी बेचूंगा। ए बी को कहता है मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा। इसी दौरान सी आ जाता है बीच में। ठीक है। अब सी ए को कहता है कि तुम अपनी गाड़ी बी को मत बेचो, मुझे बेच दो। अगर बी तुम्हारे से कोई कंपनसेशन मांगता है, तुम्हारे पर कोई केस करता है, तो वो मैं पे करूँगा। अब अगर ए अपनी गाड़ी बी की बजाय सी को दे देता है, ठीक है, और इस कारण से बी केस करता है या जो भी उनके बीच में बात होती है, ए को जो है बी को 5,000 10,000 देने पड़ते हैं। तो ये पैसा जो सी किसको देगा? ए को। तो ये क्या हुआ? ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें एक पार्टी यानी कि सी दूसरी पार्टी यानी कि ए को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसको किसी कारण से हुई। अब कारण क्या बना कि ए ने बी को गाड़ी बेचनी थी, लेकिन सी ने कहा मुझे दे दो, जो भी बी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा तो वो मैं दूंगा। ठीक है। तो यहाँ ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे जो पर्सन हानि से बचाने का वचन देता है उसे कहते हैं इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्ति करने वाला या हानि रक्षक। जैसे यहाँ किसने वचन दिया? सी ने वचन दिया, तो वो इंडेमनीफायर है। इसी प्रकार जिसे हानि से बचाने का वचन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति कराने वाला या हानि रक्षाधारी, उसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? यानी कि यहाँ किसे वचन दिया गया? सी ने ए को वचन दिया। ठीक है। तो सी क्या हुआ? सी ने ए को वचन दिया, तो ए क्या हुआ? इंडेमनिटी होल्डर। और किसने प्रॉमिस दिया हानि से बचाने का? सी ने वचन दिया, तो सी हुआ इंडेमनीफायर और ए हुआ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। तो इंडेमनीफायर का मतलब सबको समझ आ गया होगा, जो वचन देता है हानि से बचाने का, और इंडेमनिटी होल्डर जिसे वचन दिया जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जो हमने सेक्शन 124 में जो डेफिनेशन पढ़ी ऊपर, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें क्या होता है कि इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को एक प्रॉमिस करता है हानि से बचाने का। ठीक है। तो वो जो प्रॉमिस है वो कैसी हानि से बचाने के लिए किया जाता है? जो वचनदाता के स्वयं के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण हो, ऐसा लॉस। जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे
जो लॉस हुआ वो किसके आचरण से हुआ, सी के आचरण से, या तो वचनदाता के स्वयं के आचरण से हो या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो। ठीक है, तो ये दो लॉसेस जो होंगे, दो टाइप के लॉसेस, या तो प्रोमिसर के जो इंडेमनीफायर है उसके खुद के आचरण के कारण कोई लॉस हो, जैसे यहाँ गाड़ी उसने खरीद ली इसलिए लॉस हुआ, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से लॉस हो। तो ये दो टाइप के लॉस होंगे, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसी से बचाया जाएगा। ठीक है, उसी केस में जो है एक पार्टी दूसरी को कंपनसेशन देगी। फिर इस डेफिनेशन में तो ये जो स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, एक लिमिटेड ही स्कोप हो गया। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को देखें तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है कि एक पर्सन की अगर डेथ हो जाए या तो उसे जो है अमाउंट मिलेगा। ठीक है, या फिर हम व्हीकल का इंश्योरेंस देखें, फायर का इंश्योरेंस देखें, तो उसमें किसी दुर्घटना के कारण अगर व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस मिलता है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इस डेफिनेशन के अंडर तो नहीं आएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं है तो यानी कि डेफिनेशन का स्कोप लिमिटेड है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने, ठीक है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन के केस में, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, कौन से जज हैं, MC छागला। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो सेक्शन 124 की डेफिनेशन है वो क्या है, एक उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो इसकी डेफिनेशन है वो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग इसको जो है स्कोप इसका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्या डेफिनेशन बताई गई कि वचनदाता किसी भी घटना के कारण होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, जो इंडेमनीफायर है किसी भी घटना के कारण होने वाली जो कंपनसेशन है उसको वो पे करेगा, क्योंकि तभी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हैं उनको भी क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को होने वाली हानि से बचाने का वचन दिया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति को होने वाली ऐसी हानि से बचाने का वचन दिया जाता है जो वचनदाता के कहने पर किए गए व्यवहार के फलस्वरूप उसे हुई हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का स्कोप भी बड़ा है, जो वचनदाता के कहने पर किए गए व्यवहार के फलस्वरूप उसे हुई है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो जो इंडेमनीफायर ने कहा, ठीक है भाई तुम्हें लॉस होगा तो उसकी कंपनसेशन मैं पे करूँगा, तो वो किसी भी टाइप का लॉस हो सकता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ स्कोप लिमिटेड नहीं किया गया, यहाँ वाइड है स्कोप। ठीक है, और इंडियन कोर्ट ने भी इस डेफिनेशन को क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो आपने दोनों डेफिनेशन लिखनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भी और इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग भी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, मतलब यानी कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आते। जैसे A B को कहता है कि तुम C को पीट दो और अगर उस कारण से तुम्हें कोई भी अमाउंट पे करना पड़ता है तो वो मैं पे करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा अपने आप देख लूँगा, जो भी तुम्हारा तुमको बचाने के लिए जो भी प्रोसीजिंग्स वगैरह करनी पड़े। यहाँ पे अगर मान लो B C को पीट देता है और A फिर मना कर देता है कोई भी उसको बचाने के लिए B को, तो यहाँ पे B कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि A और B के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के भी सारे जो एसेंशियल्स हैं वो होने चाहिए। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप बोल कर या लिख कर भी कर सकते हो और ये इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ठीक है, ये आगे आएगा आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एजेंट के सभी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी उसके लीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्प्लाइड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो सेक्शन 125 में बताया गया है हमारा राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी होल्डर जिसे प्रॉमिस किया जाता है हानि से बचाने का, तो वो इंडेमनिटी होल्डर है। तो सबसे पहले डैमेजेस, तो ऐसे सभी डैमेजेस जो उसे पे करने पड़े हैं ऐसे केस में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है, वो सब डैमेजेस उसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल भी किया था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है गाड़ी सेल करने का। अब सी ए को कहता है कि मुझे 2 गाड़ी, अगर ए सी को गाड़ी दे देता है और बी को जो है ए को कंपनसेशन पे करना पड़ता है, तो सी कहता है कि मैं पे करूँगा। तो यहाँ पे सी को पे करने पड़ेंगे डैमेजेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन के एक्सपेंसेस भी इंडेमनिटी होल्डर को मिलेंगे। जैसे ऊपर डैमेजेस मिलेंगे, ए को डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है, सी पे करेगा। इसी तरह अगर ए को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर उसे कुछ पे करना पड़ता है, कोई लिटिगेशन यानी कि केस करना पड़ता है उसे, ठीक है, कोई केस करना पड़ता है, तो वो लिटिगेशन के एक्सपेंसेस जो हैं अगर पे करने पड़ रहे हैं ए को, ठीक है, ऐसे केस के संबंध में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो भी उसे पाने का राइट है। लेकिन वो उसे तब मिलेंगे जब वो हानि रक्षाधारी यानी कि इंडेमनीफायर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो। ठीक है, इंडेमनीफायर जैसे जैसे उसको बोल रहा है वैसे वैसे वो कर रहा है, तब जाके उसे वो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन मिलेगी। या फिर वो ऐसे काम कर रहा है जैसे एक पर्सन अपने आप को बचाने के लिए बिना फालतू खर्चा किए अगर वो ऐसा खर्चा करता है, ये नहीं कि वकील सस्ते में हो सकता है और वो बहुत महंगी फ़ीस बता दे वकील की, ठीक है, तो ऐसा खर्चा जो कि एक विवेकपूर्ण इंसान अगर उसने ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो वो पे करता, तो ऐसा खर्चा उसे मिल जाएगा, यानी कि उसे कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी पाने का अधिकार है। सम पेड अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कोई होता है, ठीक है, अगर पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो ऐसे केस के अंडर आता है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है, तो अगर ऐसा कोई अमाउंट पे किया है इंडेमनिटी होल्डर ने और तो भी उसे इंडेमनीफायर से प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे भी उसको ऐसे ही काम करना पड़ेगा जैसे उसे इंडेमनीफायर ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर यानी कि हानि रक्षक के, तो उसे भी राइट्स मिलते हैं। जैसे जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को अमाउंट पे कर देता है, डैमेजेस पे कर देता है, तो उसे भी कुछ राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके क्या राइट्स हैं? सबसे पहले हैं कि जब हानि रक्षक ने क्षति की पूर्ति कर दी यानी कि डैमेजेस पे कर दिए, तो वो उन समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जो हानि रक्षाधारी के होते हैं। यानी कि इंडेमनीफायर ने अगर अमाउंट पे कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर, तो उसे वो सब राइट्स मिल जाते हैं जो इंडेमनी होल्डर के होते हैं। ठीक है, लेकिन तभी मिलेंगे जब उसने डैमेजेस पे कर दिए। उसके बाद अगर हानि रक्षक ने यानी कि इंडेमनीफायर ने हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर दी है,
तो हानि रक्षक को हानि रक्षाधारी के नाम से तीसरे पक्षकार पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर उसने कंपनसेशन पे कर दिया है, डैमेजेस पे कर दिए हैं, तब इंडेमनीफायर को इंडेमनिटी होल्डर के नाम से, यानी कि उसके बिहाफ पे, उसके नाम से वो थर्ड पार्टी पे अगर कोई केस वगैरह करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब अगर इंडेमनिटी होल्डर ने, ठीक है, अगर इंडेमनिटी होल्डर को किसी ऐसे कारण अथवा कारणों से क्षति पहुंची है जो इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर है, ठीक है, अगर इंडेमनिटी होल्डर को ऐसे कारणों से लॉस पहुंचा है, कोई लॉस हुआ है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही नहीं आता, जब इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही नहीं आता तो इंडेमनीफायर को कोई कंपनसेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस सीमा तक हानि रक्षक ने हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति की है, ठीक है, जिस सीमा तक, जिस लिमिट तक जो इंडेमनीफायर है उसने इंडेमनिटी होल्डर की जो कंपनसेशन पे की है, केवल उस सीमा तक ही हानि रक्षक के तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जिस अमाउंट का आपने कंपनसेशन पे किया है, डैमेजेस पे किया है, सिर्फ उस लिमिट तक ही आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, उसके राइट उसे मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट हमारा, व्हेन इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी कमेंसेस, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब शुरू होती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 125 हमें ये नहीं बताता कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब शुरू होती है, लेकिन अलग अलग कोर्ट के अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, पटना। इन हाई कोर्ट का डिसीज़न क्या कहता है कि जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का लायबिलिटी बन जाती है पे करने की, वैसे ही किसकी लायबिलिटी बन जाती है, इंडेमनिटी फायर की। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी शुरू होती है, यानी कि जैसे इंडेमनिटी होल्डर को कहा जाता है कंपनसेशन पे करने के लिए, डैमेजेस पे करने के लिए, वैसे ही इंडेमनिटी फायर की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। यानी कि अब जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि ए ने बी को गाड़ी सेल करनी थी, लेकिन किसको सेल कर दी, सी को। तो जैसे ही बी ए से कंपनसेशन मांगता है, वैसे ही ए सी को कहेगा कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है। तो कुछ तो ये कहते हैं। दूसरा कुछ क्या कहते हैं, बॉम्बे, लाहौर, नागपुर, इन हाई कोर्ट के डिसीजंस क्या आए थे, ये कहते हैं कि जो इंडेमनीफायर है उसकी लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब इंडेमनिटी होल्डर अमाउंट पे करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया ए, बी और सी का, तो ये कहता है कि जब ए, जो दूसरे वाले हैं वो क्या कहते हैं, जब ए बी को पे कर देता है, ठीक है, जब ए बी को पे कर देता है तब जाके सी की लायबिलिटी क्रिएट होगी। जबकि ऊपर वाला क्या कहता है, ऊपर वाला ये कहता है कि जैसे ही सी ए से मांगेगा, ठीक है, जैसे ही बी ए से मांगेगा तभी सी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये क्या कहता है कि जैसे ही जब ए बी को पेमेंट करेगा तब जाके सी की लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक केस है पार्कर वर्सेस लेविस। तो यानी कि वैसे तो कौन सा डिसीज़न सही लगता है हमें, पहले वाला, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो चुका है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे ही लॉस हुआ, कंपनसेशन पे करने की बात आई, तो उसी टाइम ही जिसने प्रॉमिस किया है, सी ने प्रॉमिस किया, तो सी ए को देगा, यानी कि ए को तो अपनी पॉकेट से पे ना करना पड़े, ठीक है। तो पार्कर वर्सेस लेविस के केस में क्या कहा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष दावे या मांग के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति को हर्जाना देने का वचन दिया गया है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के अंडर एक पर्सन दूसरे को कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा, और उस दावे के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है, तो हर्जाना पाने वाला दूसरे पक्ष को बचाव करने को कह सकता है,
यानी कि जिसे कंपनसेशन पे करना है तो वो दूसरे पर्सन को जिसने उसे प्रॉमिस किया है लॉस को पे करने का, तो वो उसे कह सकता है। यदि हर्जाने देने वाला यह नहीं करता तो हर्जाना पाने वाला सर्वोत्तम शर्तों पर समझौता करके अनुबंध के अधीन अंतर्गत हर्जाना देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर वो मना कर देता है तो जिस व्यक्ति को प्रॉमिस किया जाता है तो वो क्या कर सकता है कि जो हर्जाना देने वाला है, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया था इंडैम्निफायर, उसके विरुद्ध क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। ठीक है। अब यही बात किसने कही, जस्टिस छागला ने गजानन वर्सेस मोरेश्वर के केस में कही। यदि हर्जाना पाने वाले ने कोई दायित्व उठाया है और दायित्व पूर्ण है तो वह इसे चुकाने के लिए हर्जाना देने वाले को कह सकता है। ठीक है। अगर किसी ने कोई लायबिलिटी पे करनी है, कंपनसेशन पे करनी है, तो जिसने प्रॉमिस किया तो उसको कह सकता है। और नए जो जस्टिस बकले हैं उन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो हानि हो जाने के बाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए, जो इंडेमनिटी है इसका ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसे अपने पास से कुछ भी पेमेंट ना करनी पड़े। यानी कि जैसे ही लॉस होता है एक पार्टी को, ठीक है, तो जो इंडेमनिटी फायर है वो उस लॉस की पेमेंट कर दे, यानी कि इंडेमनिटी होल्डर को अपने पास से पेमेंट ना करनी पड़े। तो इस तरह से ये जो है टॉपिक है आपका, आपने अच्छे से समझना है, इसको करना है। ठीक है। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो उसको पूछना है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपने करना है अच्छे से।